हाय फ्रेंड्स। भाई आपके सामने एक पूरा सल्यूशन डिटेल आंसर की लेकर आ रहा हूं सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का पेपर का। अच्छा देखिए, ये जो आंसर की है ये मैं आप लोगों को पहले भी लॉन्च कर सकता था, बट आई थॉट नहीं, जब तक आपका लास्ट एग्जाम ना हो जाए, दैट इज 20 दिसंबर, तब तक ये आंसर की सेंड करना इज एक्चुअली नॉट फीजिबल फॉर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई बच्चों के जो आंसर हैं वो गलत हो जाते हैं कई बार, और बच्चा फिर बाकी पेपर्स खराब करता है, बच्चा बाकी पेपर्स में डीमोरलाइज हो जाता है, राइट? सो बच्चा, ये आंसर की जो है प्रॉपरली मैंने एक एक चीज को स्टेप वाइज सॉल्व करा है। आपके सामने प्रॉपर आंसर की आ रही है, प्लीज हैव अ लुक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला, आप अगर देखोगे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन था स्टेट विद रीजंस whether the following statement are true or false। तो बच्चा, जो पहला क्वेश्चन था वो कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operations for the foreseeable future। तो ये पहली बात, इसका आंसर जो है वो था फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप सारे बच्चों को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक assumption से बनती है, दैट इज गोइंग कंसर्न। So financial statements are prepared on the basis of assumption of going concern। So पहले का आंसर क्या था? False। Okay, next, periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count। क्या ये actual physical count के थ्रू सारी इन्वेंट्री ली गई है? अच्छा, ये लाइन जो है ना, उन्होंने एग्जैक्टली इन्वेंट्री के टॉपिक से उठाई है, आईसीआई स्टडी मटेरियल से। यहां पर अगर आप देखोगे, दिस आंसर इज ट्रू, यस, क्योंकि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री का मतलब ही होता है कि आपने एक्चुअली जाकर फिजिकल काउंट इन्वेंट्री का लेना है। मैंने सारे आंसर्स के रीजंस भी आपको साथ साथ लिख के दिए हैं, ठीक है? तो आप इसको मैच करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड। यस, क्योंकि रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि वी कैन नॉट एंटिसिपेट गेन्स, वी कैन एंटिसिपेट लॉसेस। सो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एक्चुअली में आपके लिए प्रोविजन फॉर इनकम होता है, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा, आप लॉसेस के लिए अपना कोई भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, इनकम्स के लिए नहीं कर सकते। ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट, फिर हमारे पास आता है दोस्तों, अगर एरर्स को आप डिटेक्ट करते हो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो क्या सारे एरर्स आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बनाते हो? नहीं बच्चा। सी, मैं आपको बताता हूं, इसका भी आपके पास क्या है, आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक बार एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस के बाद अगर सपोज डिटेक्ट हो भी रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एरर में वहां पर सस्पेंस अकाउंट आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट आएगा। किसी में सस्पेंस अकाउंट आ भी सकता है और किसी में सस्पेंस अकाउंट नहीं भी आ सकता, याद रखिएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इसका आप रीजन लिख सकते थे कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है उसको हम लोग विदाउट सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या रेवेन्यू और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस रिसीव्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है? यस। अगर आप एनपीओ की थ्योरी याद करोगे, तो एनपीओ की थ्योरी में यह बात साफ कही जाती है कि जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो दोनों रेवेन्यू और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, तो आप लोग बच्चे अपने आंसर्स मिला सकते हो। ऑब्वियसली अपना इको का एग्जाम देने के बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को आपने देखना है, उसके पहले नहीं, बिकॉज मेरा पर्पस इस वीडियो को लास्ट में डालने का मोटिव ही यही है दैट यू कैन मैच अप योर आंसर की आफ्टर द ऑल द एग्जाम्स आर फिनिश्ड। ओके, तो भाई अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अ फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। बच्चा देखिए, इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि एक जो फिक्स चार्ज होता है ना, वो बेसिकली वही एसेट्स कवर करता है विच आर एक्चुअली स्पेसिफिक, ascertainable एंड एग्जिस्टिंग। कहने का मतलब,
सपोज कर लीजिए अगर हम एक फिक्स चार्ज की बात करते हैं, जिस दिन मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ कंपनी पे फिक्स चार्ज क्रिएट करा, तो उस दिन जो एसेट एग्जिस्टेंस में होते हैं उन्हीं पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, राइट? तो बच्चा ये बात याद रखना, पहले क्वेश्चन के आंसर एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट का ऑप्शन का फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। रीजंस मैंने सारे साथ में लिखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल था कि भाई प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप देखोगे बच्चा, जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करा हुआ है जिसको हम आईसीएम बुक बोलते हैं, और जो सपोज आईसीआई की बुक भी है, आप कहीं पे भी इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। तो मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन करा बिकॉज दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू 1 का सी। एक डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी। अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या था कि 1,30,000 की अप्रैल 19 में मशीनरी परचेज करी है, 20,000 रुपीज आपने फ्रेट और इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा करा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स। यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जब आप बनाना शुरू करते हो तो आप पहले देखोगे टू बैंक, फर्स्ट मशीनरी मेरी आ गई 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 की। ओके, अब जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको बताया है कि 1 अक्टूबर 2021 को मैंने एक और मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपीज की, और मैंने एक पुरानी मशीनरी जो है 1 लाख रुपए की बेची है। बट जो मैंने मशीनरी परचेज करी थी अक्टूबर 2021 में, उसको मैंने एक्चुअली में इंस्टॉल करा है जनवरी 2022। तो अब बच्चों के मन में यहां पर एक सवाल उठता था कि सर हम लोग अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करें कि हम लोग जनवरी 2022 से स्टार्ट करें, राइट? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। बच्चा आपको एक चीज बता देता हूं ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, सॉरी कि जब भी आप वहां पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट एसेट इज रेडी फॉर यूज। तो जब आपने इंस्टॉल करा तभी एसेट रेडी फॉर यूज है। तो रेडी फॉर यूज वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो डेप्रिसिएशन इसमें जब भी कैलकुलेट करनी थी वो आपने जनवरी 2022 से कैलकुलेट करनी थी। ओके, उसके बाद एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में कंपनी चार्ज करती है 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे। अप्रैल 2021 में डब्ल्यूडीवी मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया है, याद रखना, और डेप्रिसिएशन हो गई है 15%। तो ये फ्यूचर डेट का क्वेश्चन, अगर आप याद करोगे चेंज ऑफ मेथड के दो केसेस होते थे, एक होता था रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता था फ्यूचर डेट। तो ये फ्यूचर डेट वाला पॉइंट है। ओके, तो आपको अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2022 तक सारा का सारा अपना अकाउंट तैयार करना है। चलिए हम पहले यहां पर देखेंगे, पहले 2 साल 31 मार्च 2020 को मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000, 1.5 लाख के ऊपर 20%। आप सोल्यूशन बड़े आराम से देख सकते हो। हमारे पास बैलेंस आ जाएगा बच्चा 1,20,000। 1,20,000 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे अगले साल। अगले साल फिर से 30,000, बिकॉज अभी हमारा पहले 2 साल ओरिजिनल कॉस्ट ही लग रहा है। ठीक है, देन वी कम बैक, यहां पर आता है 90,000। 90,000 को जब आपने यहां पर ब्रॉट डाउन करा 90,000 को ब्रॉट डाउन करा, अब ये जो साल है, इस साल में डेप्रिसिएशन जो है आपकी लगनी चाहिए डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। अप्रैल 21 से आपने मेथड को चेंज कर दिया है और डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज फ्रॉम डब्ल्यूडीवी बेसिस। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अक्टूबर में आपने एसेट बेचा है, तो मैंने इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट यहां पे बनाया है कि भाई पहले 1.5 लाख का एसेट था, ध्यान से देख लीजिएगा। 1.5 लाख के एसेट के ऊपर आपने 20% डेप्रिसिएशन लगाई 30,000 पहले साल, फिर 20% आपने डेप्रिसिएशन लगाई 30,000 दूसरे साल। आपका एसेट अप्रैल 21 में 90,000 रुपए का हो गया। बट अब 90,000 का होने के बाद अब डब्ल्यूडीवी लगेगा, बिकॉज आप देखोगे पहले साल, दूसरे साल एसएलएम, तीसरे साल जो आपने 6 मंथ्स के लिए एसेट को यूज करा है, तो 90,000 के ऊपर 15% 6 मंथ्स की आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी, दैट इज 6,750। सो 90,000 में से दोस्तों आपने 6,750 निकाली, तो जिस दिन आपने एसेट सेल करा दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2021, उस दिन एसेट का बैलेंस आता है 83,250। आपने उसको सेल करा 1 लाख रुपए का, तो एसेट का प्रॉफिट आ गया 1675, राइट? सॉरी, तो ये 16,750 बच्चा इसका प्रॉफिट आ गया। आप देखेंगे बच्चा, मैंने यहां प्रॉफिट दिखा दिया दोस्त, यहां पर 16,750 2PL करके प्रॉफिट आ गया, राइट? उसके बाद आप देखोगे डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का जो मैंने एसेट को यूज करा है, डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की जो मैंने एसेट को यूज करा है 6,750 का। आप देखोगे भाई यहां पर हमारे पास सेल आ गया, सेल आपके पास अल्टीमेटली 1 लाख रुपीस का एसेट का।
अब आपने एक नया एसेट खरीदा है, उसकी इंस्टॉलेशन डेट आनी चाहिए थी 1 जनवरी 2022, दैट इज 50,000 के ऊपर आपकी अब सिर्फ 3 मंथ्स की 15% के हिसाब से WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है डेप्रिसिएशन का 1875, फिर जो आपके एसेट का आंसर आता है दैट इज 48125। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव गॉट दिस आंसर, राइट? ओके, तो बच्चा ये आप देख लेंगे सारा का सारा, और इसके नीचे जो वर्किंग नोट है वो भी मैंने आपको सारा बना दिया है। ओके, सी मैं आपके लिए पूरा 120 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस करे होंगे, बट आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। तो हमारे पास अब इसके बाद एक क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, कैश बुक ऑफ करण शोज 2,60,400 एज बैलेंस ऑन बैंक। अब आपको यहाँ पर BRS बनाना है, BRS का क्वेश्चन था। तो आप देखोगे 15 दिसंबर को पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। तो बच्चा 2,60,400 को हमने पहले प्लस में दिखा दिया, देख लीजिएगा प्लीज, 2,60,400 को पहले आपने प्लस में दिखा दिया। मैंने यहाँ पर अभी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है दोस्तों, पर याद रखना वो स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली आपने एग्जाम में लिखनी थी। अभी मैंने सिर्फ इसको 1 2 3 4 करके आपको प्लस माइनस बताया और आपको आंसर बताया है, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर। सो बच्चा यहाँ पर अगर आप देखोगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000, तो जो कैश बुक है अगर हमने ओवरकास्ट कर दी, इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आपने कैश बुक ओवरकास्ट कर दी है तो कैश बुक जो है अल्टीमेटली आपने उसको वहां पर पेमेंट साइड को ऑब्वियसली माइनस साइड को ओवरकास्ट करा, तो कैश बुक आपने माइनस कर दी। इफेक्ट सारा सम का पासबुक पे देखना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट? इसी तरीके से अगर आप देखोगे सेकेंड आइटम, चेक आपने इशू करा, चेक आपने इशू करा बट आपने इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करा। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब होता है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अगर दोस्तों इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक आपकी माइनस हो गई, सारा सम आपने पासबुक के बेस पे करना है, पासबुक माइनस तो BRS में भी माइनस हो जाता, राइट? देखिए हर एक का BRS करने का अपना तरीका होता है। नॉर्मली जिस टेक्निक से बच्चों को मैं क्लास में कराता हूं, मैंने उस टेक्निक से सारे बच्चों को बताया है, एंड दिस आंसर इज 101% करेक्ट। अब यहां पर आप देखते हो डेबिट बैलेंस, जिसको आपको याद होगा इसको हम क्रेडिट पे ले आए। इफ यू रिमेंबर, इसको हम क्लास में कहते थे डबल का मजा, क्योंकि जब भी आप डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस करते हो, डबल का मजा, अमाउंट डबल हो जाती थी। इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, डबल का मजा इसको हम क्लास में बोलते थे। तो बच्चा याद रखना, डेबिट के हमने बैलेंस को उठा के क्रेडिट कर दिया। 8460 का डेबिट बैलेंस था, उसको हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया। कैश बुक क्रेडिट हो गई, कैश बुक आपकी माइनस हो गई। इफेक्ट आपने पासबुक पे देखना है, आप इसको प्लस करोगे बट डबल अमाउंट से, ठीक है? आप प्लस करोगे बट इसको डबल अमाउंट से। फिर 12370 के चेक थे, इसमें से इतने चेक जो हैं 9360 के आपके इनकैश्ड हो गए, तो बाकी नहीं हुए। तो चेक बेटा ड्रॉ का मतलब होता है चेक इशू करना। चेक इशू करने को हम कहते हैं कैश बुक हमारी हो गई माइनस, इफेक्ट मैंने देखना है पासबुक पे, मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा बाकी बैलेंस अमाउंट के साथ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखते हो 35,000 मैंने कलेक्ट करा, तो मतलब पासबुक प्लस, इफेक्ट मैंने पासबुक पे देखना है, इसको मैं BRS में प्लस कर दूंगा। यहां पर मैंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, पासबुक माइनस, तो इफेक्ट भी पासबुक पे देखना, हम इसको क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। आप देखोगे 35,000 प्लस में और 7,900 माइनस में आ जाए। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो बड़ा, आपने चेक इशू करा 1,75,000 का, इसको आपने ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरा मतलब ये हो गया बेटा कैश बुक तुम्हारी माइनस हो गई है। इफेक्ट तुमने पासबुक पे देखना है, क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, राइट? ओके, बिल्स 53,000 के बैंक में क्रेडिट हो गए, बट अभी तक हमें नहीं पता। देखो बैंक में क्रेडिट होने का मतलब होता है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, पासबुक प्लस हो गई। इफेक्ट मैंने किसके ऊपर देखना है, पासबुक पे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मेरे भाई प्लस कर दूंगा। तो यहां पर आप चेक करोगे ये भी प्लस में जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट आइटम अगर आप चेक करते हो, एक कस्टमर जिसका कैश डिस्काउंट था 3%, 60,000 पे, कैशियर ने क्या करा, पूरा अमाउंट मैंने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डाल दिया। देखो जब आप कोई पर्टिकुलर कैश डिस्काउंट किसी कस्टमर को दे रहे हो, वेरी ऑब्वियसली आपका डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है ना? इट्स वेरी ऑब्वियस आपका डिस्काउंट अलाउड है। अब आपने कैश बुक के प्लस वाले साइड पे अगर फुल 60,000 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि आपको 60,000 नहीं आया,
आपको 60,000 माइनस 1800 आया, बट आपने कैश बुक के प्लस साइड पे फुल 60,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने कैश बुक को ओवरकास्ट कर दिया है। सो कैश बुक आपकी प्लस हो गई है। इफेक्ट आपने किस पे देखना है? पासबुक पे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बच्चा ये देख लीजिए पूरा बीआरएस का सोल्यूशन आपके सामने, और बीआरएस का जो आपका आंसर आता है दैट इज 425360। दैट विल बी योर बैलेंस एज पर पासबुक। एंड प्लीज ऑब्वियसली आपने ये स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली लिखनी थी। मैंने सर अभी 1 2 3 4 करके सर अब आपको मैंने प्लस माइनस बता दिया, तो अब अपने आंसर्स को मिला सकते हो, राइट? ओके, देन वी हैव रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B रेक्टिफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चा। सी द पेपर वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी, राइट? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, माइनर रिपेयर्स आपने बिल्डिंग में करी 1850 की, आपने उसको गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। तो आप देखोगे भाई, देखिए हमने बेसिकली एंट्री क्या करनी थी? रिपेयर्स को डेबिट करना था, मेरे को मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। भाई मैंने इसको आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करा है, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री मैंने ये कर दी, और आपका जो बेसिक आंसर है वो ये होगा रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपके रेक्टिफाइंग एंट्री को चेक करना है, करेक्ट और रॉन्ग रफ वर्क होता है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो बच्चा रिपेयर्स को डेबिट करना था, मैंने नहीं करा हुआ, अब कर दूंगा। बिल्डिंग को मैंने वहां पर एक्चुअली में डेबिट नहीं करना था, बिल्डिंग को मैं कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करूंगा। तो बच्चा फर्स्ट एंट्री मेरी हो जाएगी रिपेयर्स टू बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई कि मैंने एक 3,000 का अमाउंट ड्यू था, श्यामलाल का राइट ऑफ हो गया बैड डेट के तौर पे, वो मुझे रिकवर हो गया, उसको मैंने अभी भी पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल में डाल दिया। देखो सिंपल सी बात है, जब आपका अमाउंट रिकवर होता है उसको हम बैड डेट रिकवर बोलते हैं। हम एंट्री करते हैं कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, मैंने कर दिया कैश टू श्यामलाल, राइट? अब मुझे श्यामलाल को क्रेडिट जो मैंने गलती से करा उसको कैंसिल करूंगा, और बैड डेट रिकवर्ड जो मैंने वहां पर अल्टीमेटली मैंने क्रेडिट करा हुआ है उसको मैं वहां पर, सॉरी क्रेडिट नहीं करा हुआ उसको मैं कर दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? श्यामलाल टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री होगी बच्चा? श्यामलाल टू बैड डेट रिकवर्ड। ये बात याद रखनी है, ओके? नेक्स्ट अगर आप देखते हो, एक फर्नीचर आपने परचेज करा ऑफिस यूज के लिए 20,000 रुपीज का, उसको मैंने परचेज डे बुक में डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, मुझे फर्नीचर को डेबिट करना था, मैंने परचेज को डेबिट कर दिया। तो बेसिकली फर्नीचर को मुझे डेबिट करना था, मैंने नहीं करा हुआ, अब कर दूंगा। मेरे को कैंसिल करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं करा, अब कर दूंगा। परचेज जो मैंने गलती से डेबिट करा है उसे क्रेडिट कर दूंगा, राइट? नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई, गुड्स परचेज करे और आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, ये एक तरह से एरर ऑफ ओमिशन है। तो बेटा अगर आपने परचेज करते हो तो परचेज टू राम सिंह की एंट्री होती है, आपने परचेज टू राम सिंह की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करा, उसको आप कर दो, आपकी एंट्री आ गई परचेज टू राम सिंह, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज फीस प्रोप्राइटर सन की जो कि ड्राइंग्स होती है, उसको आपने ऑडिट फीस अकाउंट में डाल दिया। मेरे भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, आपने ऑडिट फीस को डेबिट कर दिया। तो आप ड्राइंग्स को डेबिट करोगे और ऑडिट फीस को कैंसिल करने के लिए आप क्रेडिट करोगे, और अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपीज। नेक्स्ट 4500 मुझे मीत कुमार से मिला, मैंने उसको पिंकी रानी में डाल दिया। भाई साहब देखो, अगर मुझे मीत कुमार से पैसे मिलते हैं, मुझे एंट्री करनी थी कैश टू मीत, मैंने कैश टू पिंकी कर दिया। तो मीत को क्रेडिट करना था, नहीं करा, अब कर दूंगा। पिंकी रानी को जो मैंने गलती से क्रेडिट करा है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करूंगा। तो जो मैंने पिंकी को मेरे भाई गलती से क्रेडिट कर दिया उसे मैं इफेक्ट को कैंसिल करूंगा, और कैंसिल करने के लिए उसको क्या कर दूंगा भाई? उसको हम डेबिट कर लेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री चेक करेंगे भाई। गुड्स आपके 6200 रुपीज के कस्टमर ने वापस करे और इसकी आपने कोई एंट्री नहीं करी। सेल्स रिटर्न है भाई, अगेन एरर ऑफ ओमिशन। तो बच्चा सेल्स रिटर्न टू कस्टमर की आपको एंट्री करनी चाहिए थी, बिकॉज व्हेन द सेल्स रिटर्न्स आर देयर आप नॉर्मल एंट्री करते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो आपने एंट्री नहीं करी। अब आप इसको बड़े आराम से एंट्री को कर दीजिए, ओके? नेक्स्ट 1500 आपने पे करा वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। देखो आपने वेजेस वहां पर वर्कमैन को पे करी, ठीक है? अब यहां पर ऑफिस फर्नीचर के लिए करी तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, जो कि मैंने वेजेस को डेबिट कर दिया। अब मैं कैंसिल कैसे करूंगा? फर्नीचर को डेबिट करूंगा और उसका
वेजेस का इफेक्ट कैंसिल करूंगा, वेजेस को डेबिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करूंगा, तो एंट्री वॉज फर्नीचर टू वेजेस। ओके, नेक्स्ट, सैलरी बच्चा मैंने क्लर्क को पे करी 12,000 रुपीज की, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। सी इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, मैंने सैलरी क्लर्क को पे करी है 12,000 रुपीज की, तो मुझे सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, मैंने क्लर्क को डेबिट करा है। तो अब मैं रेक्टिफाई करूंगा भाई, सैलरी को डेबिट करूंगा और क्लर्क को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करूंगा। सिंपल सा फंडा भाई, सैलरी डेबिट होगी और क्लर्क को मुझे क्रेडिट करना है कैंसिलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर आप आगे देखते हो भाई, एक परचेज हमने करी राघव से 20,000 रुपीज की, गलती से हमने सेल्स में डाल दी। अच्छा, एक चीज और है, बुक लिखा है, बुक का मतलब है गलती राघव में भी है और गलती परचेज और सेल्स में भी है। तो बेसिकली मुझे क्या करना था भाई, मुझे परचेज को डेबिट करना था, टू राघव करना था 20,000। मैंने वहां पर उल्टी एंट्री कर दी, मैंने राघव टू सेल्स कर दिया, बिकॉज सेल्स बुक में डालने का मतलब होता है द इंटायर एंट्री इज रॉन्ग। ठीक है, सो मुझे परचेज को डेबिट करना था, मैंने नहीं करा हुआ, अब कर दूंगा। जो मैंने सेल्स को गलती से क्रेडिट करा है, सेल्स को वापस डेबिट करूंगा। अब राघव को एक बार क्रेडिट करना था, नहीं करा, अब कर देंगे 20,000 के साथ। और जो राघव को मैंने गलती से डेबिट कर दिया है, उसको भी कैंसिल करूंगा और राघव क्रेडिट होगा 40,000 से। मतलब एक तो आपने जो क्रेडिट करना था और एक जो आपने गलती से उसको राघव को डेबिट करा था, उसको इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए राघव को आप क्रेडिट करो। तो आई होप दोस्तों, रेक्टिफिकेशन का बहुत ही सिंपल एक +1 के लेवल का क्वेश्चन था। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, एंड आई होप ये बच्चों ने क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई करा होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओके, नेक्स्ट बच्चा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्वेश्चन। भाई अगर आप याद करोगे, मैंने अपने क्लास में, जब आपको ये क्वेश्चन 3 देखोगे, 3 का फर्स्ट डे, मैं आपको क्लास में एक क्वेश्चन कराता था शुभम और राजेंद्र वाला, एस और आर जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चा ये सेम क्वेश्चन वैसा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। अब मैं आपको याद कराता हूँ कैसे, खाली थोड़े नाम चेंज करे हुए हैं, टी ड्रॉस और जे ड्रॉस बिल। जैसे लिखा भी, टी ने बिल ड्रॉ करा जे के ऊपर 1,80,000 रुपीज का 1 अप्रैल 2022 को 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, जे ने एक्सेप्ट करा और उसको टी को भेज दिया, जिसने उसको डिस्काउंट कराया 1,72,800 का। अभी मुझे टी और जे दोनों की किताबों में एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री, बिल रिसीवेबल टू जे 1,80,000 और जे की बुक्स में टी टू बिल्स पेबल। एक बात याद रखना, ये एकोमोडेशन बिल्स का क्वेश्चन है, इसमें एक बंदा दूसरे पे बिल ड्रॉ करता है, बट यहाँ पर ना टी ड्रॉई है ना जे ड्रॉर है और वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी आपको स्टार्टिंग में टी और जे लग रहा है, जैसे आपको लग रहा होगा टी ड्रॉर है, जे ड्रॉई है, ऐसा नहीं है। अभी आगे देखना रिवर्स हो जाएगा, राइट। इट इज जस्ट एकोमोडेशन बिल्स का क्वेश्चन। अच्छा, फिर जब उसने क्या करा, टी ने डिस्काउंट कराया, तो उसने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 180 का बिल था, 1,72,800 का डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट आ गया 7,200। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या करा है भाई, आगे देखोगे, उसने 57,600 जे को रेमिट करा है। अगर आप देखते हो 1,72,000 का 57,600, बच्चे प्लीज एक बार इसको चेक करो, ये 1/3 अमाउंट बन जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे 1,72,800 का 1/3 करते हो ना, तो मतलब उसने अप्रोक्सीमेटली 1/3 रेमिट कर दी है। याद रखना, उसने अप्रोक्सीमेटली 1/3 अमाउंट रेमिट कर दिया है। सो 1/3 अमाउंट रेमिट करा है, तो कहने का मतलब ये हो गया, डिस्काउंट भी 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री आएगी जे टू बैंक टू डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट भी 1/3 हो जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर ये बोलेगा भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू टी, बिकॉज मनी इज कमिंग इन, तो बोलूंगा कैश डिस्काउंट टू टी। ओके, अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना है, क्लास में भी कई बार समझाया हुआ है। ड्यू डेट पे टी पैसे नहीं भिजवा रहा। अब जब ये लाइन बच्चा पढ़ता है ना, तो नॉर्मली बच्चे को लगता है कि बिल हो गया इंसॉल्वेंट हो गया भाई, या बिल डिसऑनर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक की नजरों में जे जो है वो ड्रॉई है, टी अपना शेयर नहीं भिजवा पा रहा। देखो पॉइंट क्या है कि 1/3 उसने आपस में शेयर करा है, 2/3 टी ने रखा है और जे ने अपने पास रखा है 1/3। अब ड्यू डेट पे फंडा क्या होता है कि टी अपना 2/3 जे को भिजवाए और जे अपने पैसे डाले और अल्टीमेटली बिल पे करे। टी अपना 2/3 नहीं भिजवा पा रहा, कहने का मतलब जो 180 है, 180 का 2/3 जो है वो एक्चुअली में टी को सेंड करना था
दैट इज 120 वो नहीं सेंड कर पा रहा, ठीक है, बट आपको ये नहीं बोल रहा कि जे हैज बिकम इंसॉल्वेंट या जे इज डिसऑनरिंग द बिल, नो, तो बिल इज नॉट डिसऑनर्ड। हम ये मान के चलते हैं कि जे ने बिल का पैसा दे दिया, तो जे जो है 4 जुलाई को, जो कि ड्यू डेट बनती है ऑब्वियसली 3 दिन के ग्रेस डालने के बाद, उसने अपनी पेमेंट कर दी, तो यहां पर एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बैंक 1,80,000, राइट। उसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, बिल्स पेबल टू बैंक 1,80,000, उसने अपनी पेमेंट बैंक को कर दी है, तो बिल हैज बीन ऑनर्ड। अब उल्टा उसने क्या करा, जे ने क्या करा, जे कहता है ठीक है भाई मैं एक नया बिल ड्रॉ करता हूं तो उसको एक्सेप्ट कर ले, राइट, ये हो गया ना म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो जे बोलता है भाई साहब मैं नया बिल ड्रॉ करता हूं तो उसको एक्सेप्ट कर ले, जिसको जे ने अपने बैंकर से 2,40,660 का डिस्काउंट करवा लिया। सो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, अब एक नया बिल आ गया जे टू बिल्स पेबल 2,52,000 रुपीज का। अब यहां पर ऑटोमेटिकली टी बिकम्स ड्रॉई और जे बिकम्स ड्रॉर, बिल रिसीवेबल टू टी, राइट। जब इसने क्या करा भाई, डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कराएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब डिस्काउंट यहां पर है 11340 का, जरा चेक कर लेना प्लीज, डिस्काउंट इज 11340, ओके। अब यहां पर उसने करा है पैसे शेयर, उसने जे ने क्या करा, उस बिल का 40,440 टी को भिजवाया। यही पर पॉइंट आता है जिसको हम क्लास में कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब दोस्तों डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था, ये थोड़ा बच्चों को याद कराता हूं। देखिए मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है डिस्काउंटिंग फैक्टर का। टोटल अमाउंट जो उसने टी से लेना था वो लेना था 120, 120 के अलावा न्यू बिल का उसने भिजवाया है 40,440, तो टोटल उसने पैसा लेना था 1,60,440। अच्छा, अब जो सेकंड बिल है उसका नेट अमाउंट, नेट अमाउंट अगर आप चेक करोगे तो वो बनता है 2,40,660। उसमें डिस्काउंट कितना है, उसमें डिस्काउंट है 11,340। तो अगर 1,60,440 टोटल अमाउंट जो लेना था उसने टी से, उस पे डिस्काउंट कितना होता, तो उस पे डिस्काउंट अगर आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 7560। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट था बच्चा, उस पर डिस्काउंट कितना बनता है 7560। तो 7560 बच्चा इस पे डिस्काउंट आता है, तो आप इसमें नोटिस करोगे फिर ये एंट्री पास होगी, इसके पास कैश आ रहा है 40,440 जो कि नेट अमाउंट है। डिस्काउंट अब ये अलाउ कर रहा है 7560 का, टोटल अमाउंट बन गया 48,000। फिर यहां पर सेम इसने पैसा भिजवाया, टू कैश और टू डिस्काउंट 7560। अब जब यहां पर सेकेंड बिल की ड्यू डेट आती है, पता लगा टी इंसॉल्वेंट हो गया, अब हुआ बिल डिसऑनर, क्योंकि सेकेंड बिल के लिए ड्रॉई कौन था, सेकेंड बिल के लिए ड्रॉई था टी। तो टी ने वहां पर क्या कर दिया भाई साहब, बिल को कर दिया डिसऑनर। याद रखना, अब उसके एस्टेट से 50 पैसा इन रुपी मिल रहा है। तो बच्चे इसको चेक करेंगे भाई, आप पहले बिल डिसऑनर की एंट्री करोगे, बिल्स पेबल टू जे, और ये बोलेगा भाई मैंने टी से पैसे लेकर बैंक को देने हैं। तो बच्चा उसने एंट्री करी बिल्स पेबल टू जे 2,52,000, उसने बोला भाई मैं टी से पैसे लेकर किसको दूंगा, बैंक को दूंगा, राइट, 2,52,000। अब दोस्तों जब आप ध्यान से चेक करोगे, अब लास्ट में उनकी अमाउंट सेटल करनी है, ठीक है, कि लास्ट में भाई कितने पैसे अल्टीमेटली जो है हमारे टी भाई साहब जे को देंगे। तो हम एक काम करते हैं, मैंने क्या करा भाई, इसके लिए एक छोटा सा टी का अकाउंट बना लो, लेजर अकाउंट बना लो, ठीक है, टी का अकाउंट बना लो इन द बुक्स ऑफ जे, और आप देख लो सारी एंट्रीज टी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जे। तो मैंने कुछ नहीं करा भाई, इसका एक छोटा सा लेजर बना लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेजर यहाँ पे तैयार हो गया भाई। टी टू बिल्स पेबल पहली एंट्री है, फिर कैश डिस्काउंट टू टी करके दूसरी एंट्री है। अगर किसी को लेजर नहीं बनाना, सीधा आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सीधा कर लो, मैंने थोड़ा बच्चों को समझाने के लिए कन्वीनियंस सेक के लिए लेजर बना दिया। बिल रिसीवेबल टू टी, ये नेक्स्ट एंट्री है। फिर ये बच्चा ये वाली एंट्री है टी की, टी अकाउंट टू कैश टू डिस्काउंट, टी टू बैंक, ये आ गया। अब यहाँ पर जब आप सारा कुछ चेक करोगे, सारी एंट्रीज को लेजर में डालोगे, टी टू बिल्स पेबल, टी टू कैश, टी टू डिस्काउंट, टी टू बैंक, ये सारी एंट्रीज जब आप डालते हो, बाय कैश, बाय डिस्काउंट, बाय बीआर, जब आप सारी एंट्रीज डालते हो, आपके पास यहाँ पर बैलेंस आता है। ये बैलेंस वो अमाउंट है जो जे बोलेगा मैंने टी से लेना है, दैट इज 1,68,000। अगर किसी बच्चे को ये लेजर नहीं बनाना, दैट इज फाइन, इस लेजर के कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, दिस इज जस्ट मेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक। अगर आप सीधा अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लो,
बना लेना बेटर रहता है, इट शोज अ गुड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 168 बच्चा उससे लेना था, उससे 84,000 आया क्योंकि 50% ही उस भाई साहब ने देना है, बाकी 50% वो नहीं पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई 84,000 आया और 84,000 का बैड डेब्ट्स हो गया। फिर लास्ट में ये भाई साहब एंट्री करेंगे J2 कैश टू डेफिशिएंसी, दैट इज 84,000 एंड 84,000। राइट फ्रेंड्स, तो ये था दोस्तों हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन भाई, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में कराए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल क्वेश्चंस आर बीइंग डन इन क्लास, राइट। ये सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर का मैं आपको वर्किंग नोट बना के देता था, सेम नेट अमाउंट के थ्रू, और आपने टोटल अमाउंट जो टीसी लेना है उसके थ्रू ये वर्किंग नोट बनता। ओके, नेक्स्ट 3B के दो पार्ट्स थे, एक था अकाउंट करंट, एक था एवरेज ड्यू डेट। हो सकता है किसी बच्चे ने अकाउंट करंट करा हो, वैसे मुझे पता है बच्चे सियाने हैं। एवरेज ड्यू डेट मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा, बिकॉज वो बहुत कम टाइम लगाता है जब आप सम्स करते हो। है तो वैसे दोनों इजी ही, बट ऑब्वियसली एवरेज ड्यू डेट का टाइम कम लगता है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है। दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपके पास है, जो आपने करा आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो, राइट। जैसे आपको लिखा है भाई, ये ट्रांजैक्शंस आपके पास आई हैं जी और एच की, अक्टूबर से लेके 31 मार्च की। हमने ना अकाउंट करंट बनाना है रेंडेड बाय जी टू एच। तो हम कौन है भाई? जी हैं। याद रखना हम कौन है? जी हैं। तो रेंडेड बाय जी टू एच आपने सारा का सारा अकाउंट करंट तैयार करना। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखते हो अक्टूबर 1 में पहले बात आती है बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच। चलिए हम यहाँ पे मार्क करते हैं भाई, यहाँ पर पहले लिख लिया एच इन अकाउंट करंट विद जी। जैसा कि आपको पता है जी हमारा अकाउंट बना रहा है, 10% पर एनम का रेट है, 31 मार्च 2022 आपकी अकाउंट्स क्लोजिंग डेट। ओके, देन मैंने ड्यू डेट से स्टार्ट करा भाई। ड्यू डेट पहले आपके पास आ जाती है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 की अमाउंट उसने लेनी है। ओके, तो जो एच है वहां पर वो उसका डेटर बन जाता है। सो अक्टूबर 18 गुड्स सोल्ड बाय जी टू एच 3750। तो भाई यहां पर जो उसने गुड्स बेचे हैं, टू सेल्स 3750। अभी हम डेज कैलकुलेशन पे आते हैं, अभी सिर्फ अमाउंट की प्लेसमेंट कर। ओके, नेक्स्ट नवंबर 16 गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी। एच ने हमें बेचे, हम जी हैं, मतलब हमने खरीदे। होल्ड ऑन, यहां पर आपको इनवॉइस डेट दी हुई है 26 नवंबर, तो मैं ये डेट लेके चलूंगा। सो आप देखोगे मैंने यहाँ पर 26 नवंबर लिखा है, बाय परचेजेस 6000। तो प्लीज फोकस कर लीजिएगा, मैंने वहां पर 26 नवंबर स्पेसिफिकली मेंशन करा है, बाय परचेजेस करके 6000। ओके, नेक्स्ट गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, अगेन मेरी परचेजेस है दिसंबर 17 की। तो भाई मेरी दिसंबर 17 की एक और परचेजेस आ गई है 5250। ठीक है, अभी हम डेज और प्रोडक्ट्स को बाद में कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको लिखा है जनवरी 3 प्रोमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच। ओके, गिवन बाय जी टू एच 3 मंथ्स का। तो यहां पर जब आप जनवरी 3 से भाई 3 मंथ्स लगाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास आ जाता है अप्रैल। तो आप देखोगे भाई यहां पर जो हमारी ड्यू डेट बनती है वो बनती है 6 अप्रैल। और जब जी दे रहा है एच को, तो जी के लिए ये बिल्स पेबल हो जाता है। बिल्स पेबल की एंट्री यहां पर आ रही है 2022 6 अप्रैल। ठीक है, रेडिंग इंटरेस्ट बच्चों को याद होगा भाई, ये रेडिंग इंटरेस्ट बन जाएगा बिकॉज यहां पर 31 मार्च के बियॉन्ड डेट चली जाती। टू बिल्स पेबल 7500। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे फेब 4 में लिखा है कैश पेड बाय जी टू एच 1500। जी ने एच को जो कैश पे करा है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। यहां पर बच्चा फेब 4 को जो उसने 1500 का कैश पे करा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो मार्च 21 को गुड्स सोल्ड बाय जी टू एच 6450। जो गुड्स उसने बेचे हैं बेटा, अगेन मार्च 21 को क्या है? 6450। ओके, फिर लास्ट में गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, इनवॉइस डेट अगेन अप्रैल 8, फिर से रीडिंग जाएगा बिकॉज 31 मार्च के बियॉन्ड है। तो जो उसने गुड्स हमें बेचे हैं दैट मीन्स हमारी परचेजेस हैं अप्रैल 8 2022। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, 2022 है, अप्रैल 8 है, 4050 रुपए। ओके, देन वी हैव टू गो फॉर डेज कैलकुलेशन। जब आप डेज कैलकुलेशन करोगे तो अक्टूबर 1 से लेके 31 मार्च तक 182 डेज आते हैं। डोंट फॉरगेट बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में अक्टूबर 1 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है,
उसके बाद 18 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट 164 डेज आते हैं। यहाँ पर -6 डेज लिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है -6 डेज लिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। फेब 4 से लेके 31 मार्च 55 डेज आते हैं। देन यहाँ पर 10 डेज, यहाँ 125 या 104, और बच्चा यहाँ पर -8 डेज आते हैं। देन इनके प्रोडक्ट्स निकाल के इनका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकाला। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो आता है दैट इज 272400। अब आप देखोगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज कमिंग आउट टू बी 272400। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% 1/365 के ऊपर, सो दैट इज 75 रुपीज। फिर आपको जो लास्ट में फाइनल आंसर निकालना है बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट का प्लस माइनस करके, आप देखोगे डेबिट साइड का टोटल आता है 23775, उसको क्रेडिट साइड से लेस करा तो आपके पास फाइनल बैलेंस आ जाता है 8475। तो बच्चा ये हमारा प्रॉपर सारा फाइनल आंसर था अकाउंट करंट का। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सारे बच्चे एक बार प्लीज सोल्यूशन को देख लीजिएगा, और ऑब्वियसली फॉर डाउट्स यू कैन ऑलवेज मैसेज, नॉट एन इशू। इसी तरीके से मेरे भाई एक क्वेश्चन था आपके पास एक और, एवरेज ड्यू डेट का। एवरेज ड्यू डेट बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी, और आपको यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि 9 जनवरी को आपने बेस डेट लेना है। चलिए, एक चीज़ जो बच्चों ने शायद ध्यान से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, कि उसने 1 वीक का क्रेडिट पीरियड दिया है। कहने का मतलब ये जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है ये ड्यू डेट नहीं है। आपने इसमें हर एक में 7 डेज ऐड करते जाने हैं। इन एवरी ट्रांजेक्शन यू विल ऐड 7 डेज, इन एवरी ट्रांजेक्शन यू विल ऐड 7 डेज, तो वो जाकर आपकी ड्यू डेट बनती है। ठीक है, सो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस, तो आपकी ड्यू डेट बनेगी 7 डेज ऐड करने के बाद, ये दैट इज 9 जैन, 4 फेब, 24 फेब, 11th मार्च। तो देख लेना बच्चा, तुमने 7 डेज ऐड करे कि नहीं करे हैं। देन जब मैं अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट है 60,000, 55, 70 एंड 42। बेस डेट आपके पास 9 जैन आता है। 9 जैन से लेके 9 जैन 0 डेज, 9 जैन से लेके 4 फेब 26 डेज, 9 जैन से लेके 24 फेब 46 डेज, 9 जैन से लेकर 11 मार्च 61 डेज। अब डेज कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, राइट। जब इसका प्रोडक्ट निकाला और फॉर्मूला यूज करा, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट, आप देखोगे दिस विल वर्क आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 32 डेज। 9 जैन में 32 डेज ऐड करें, मेरे पास आंसर आ गया 10th ऑफ फेब। कितना आ गया भाई? 10th ऑफ फेब। सो 10th ऑफ फेब इज माय एवरेज ड्यू डेट, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्यों? उसने बोला क्या है कि भाई हम लोगों ने सारा अकाउंट सेटल करा 31 मार्च को, और ऑब्वियसली 10 फरवरी को पैसा देना था। भाई तुम पैसा दे रहे हो 31 मार्च को, तो तुमसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा? 12% के हिसाब से। सो उस केस में आप जब 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च के दिन कैलकुलेट करते हो तो ये दिन बनते हैं 49 डेज। सो 49 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो अमाउंट थी 2,27,000, उसके ऊपर 49/365 का 12%। सो दिस अमाउंट वर्क्स आउट टू बी 3656। सो आई होप बच्चा आप दोनों में से इस कोई एक क्वेश्चन आप कर आए होंगे, अपने अपने आंसर्स मिला लीजिए, जिसने जो भी क्वेश्चंस करा है, ईडीडी का भी और अकाउंट करंट का भी, राइट? ओके, चलिए फिर एक अगेन 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 एक +2 लेवल का क्वेश्चन। यार इन्होंने मतलब इतना मोहब्बत दिखा दिया इस पेपर के अंदर, क्या इश्क दिखाया दोस्त पेपर में उन्होंने बच्चों से। यार अकाउंट्स में उनको बहुत प्यार आता है। अब देखिए एक +2 लेवल का एडमिशन का क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन किसी एक 12th क्लास के बच्चे को दे दो तब भी कर देगा। एनपीओ का क्वेश्चन भी +2 लेवल का था, एडमिशन का क्वेश्चन भी +2 लेवल का था। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:3 का रेशियो है, बैलेंस शीट आपको दी हुई है सारी की सारी, आप देख लीजिए। अप्रैल 22 में उन्होंने डिसाइड करा कि चल यार जेड को पार्टनरशिप में एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। वो 1 लाख रुपया कैपिटल लाता है, गुडविल 1,20,000 है, बट गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा बिकॉज क्वेश्चन में स्टेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। याद रखना, गुडविल कैश में नहीं ला रहा, ठीक है। मतलब गुडविल अगर लिखा होगा कैश में ला रहा तभी ला रहा, तो वाइज नहीं ला रहा। बाकी प्लांट की वैल्यूएशन, स्टॉक, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, इतना इतना वैल्यू हो गया। 2400 के बैड डेब्ट्स है, 5% का आपको प्रोविजन बनाना है। बिल्डिंग को 75% एप्रिशिएट करना है, और लायबिलिटी आपकी 1200 है।
राइट, दिस वाज सिंपल क्वेश्चन और आपको बोला था कि आपको वो अपनी 3 चीजें बनानी है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का बच्चों वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो अगर आप देखोगे रीवैल्यूएशन, भाई अब देखो रीवैल्यूएशन सारे बच्चों को बनाना आता है। प्लांट 5000 से कम हो गया, स्टॉक अपना 600 से कम हो गया, फर्नीचर 3500 से कम हो गया, बीआर आपका 500 से कम हो गया, 3400 के बैड डेब्ट्स हो गए। अभी इसमें क्या था भाई, अगर आप देखोगे तो 38,400 के डेटर्स थे, उसमें से 2400 के बैड डेब्ट्स हो गए, बाकी रह गया 36,000। अभी जो अपने को प्रोविजन बनाना ना भाई, वो 36,000 के ऊपर 5% का बनाना है, ठीक है, वो आ गया 1800। 1800 की प्रोविजन आ गई, बिल्डिंग बड़ी है और एक सैलरी जो है हमने, बिल्डिंग 75% बड़ी है, ठीक है, देख लीजिएगा 45,000 की अमाउंट आती है। और जो सैलरी है मेरे भाई, वो सैलरी जो है आपकी उल्टा कम हो गई है, लायबिलिटी थी वो कम हो गई। तो आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता था 32,000, उसको आपने रेशो में बांटा, 2:3 ओल्ड रेशो है, 12,800 और 19,200 इज द आंसर फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल सा रीवैल्यूएशन था, कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। बाकी आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल, वो भी सिंपल था, ओपनिंग बैलेंसेस पहले यहां पर दिखा दिए, जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, बाय बैंक करके कैपिटल दिखा दी। अब ये जो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, कुछ लोग इसको करंट अकाउंट से करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रा एंट्री से करते हैं, दोनों सही है, याद रखिएगा मैंने इसको करंट अकाउंट से करा है। अगर किसी बच्चे ने इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करी है कि जेड्स कैपिटल टू एक्स एंड वाई कैपिटल, वो भी सही है, बट मैं इसको करंट अकाउंट से बच्चों को क्लास में सिखाता हूँ, इट इज मोर प्रेफरेबल, कॉन्ट्रा एंट्री से बच्चा बच जाता है। तो जेड्स करंट अकाउंट, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, तो जो उसका गुडविल है, अगर आप देखते हो भाई, जैसे ये 1,20,000 है, 1,20,000 में उसका 1/5 शेयर आप जब कैलकुलेट करोगे वो आता है 24,000। सो 24,000 मेरे भाई, उसको मैंने रेशो में बांटा है। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मैंने डाल दिया और मेरे पास ये न्यू कैपिटल्स आ गई हैं सारी की सारी, चेक कर लीजिए। न्यू कैपिटल्स के आंसर है बच्चा 98,400, 197600 एंड 1,00,000 रुपये आ गया। अब आप बनाइए आपकी प्यारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चा अगर आप देखोगे, कैपिटल अकाउंट XYZ आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल नो चेंज, सैलरी आपकी 800 से कम हो गई है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, सैलरी आपकी 800 से कम हो गई है। जेड का करंट अकाउंट आपका एसेट साइड पर आ जाएगा, राइट। बिल्डिंग आपकी बड़ी, प्लांट आपका कम हुआ, फर्नीचर कम हुआ, डेटर्स में पहले बैड डेप्ट और फिर प्रोविजन लेस करके डेटर्स की अमाउंट, बिल रिसीवेबल कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, बैंक में 1,00,000 की कैपिटल ऐड कर दी। बैंक बच्चा तुम्हारा पुराना 78,000 का था, तुमने 1,00,000 की कैपिटल ऐड करी, तुम्हारे पास सारी बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है, प्लीज हैव अ लुक। बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए 455,200 और आई एक्सपेक्ट यार ये बच्चों का आ गया होगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ +2 लेवल क्वेश्चन, राइट। आई कैन सी स्माइल्स, आई कैन फील दैट स्माइल्स ऑन योर फेस विच इज कमिंग अप, क्योंकि मुझे मालूम है जब बच्चे ये आंसर की देख रहे होंगे, अरे सर ये तो आ गया, अब मोहब्बत एकदम बढ़ जाएगी तुम्हारे दिल में, राइट। तो बच्चा याद रखना, अगेन इट्स अ वेरी इजी सम और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स बच्चा, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था, अगेन 10 मार्क्स का। तो दिस वाज आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा, जहां तक मेरा प्रिजम्पशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं थे। इनकम एक्सपेंडिचर यंग बॉयज क्लब का आपके पास लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकम गिवन था, और आप देखोगे सारी इंफॉर्मेशन जब आपको दे रखी थी और नीचे आपको सब कुछ लिखा हुआ था यार, सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, सैलरीज आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिखा हुआ था, जनरल एक्सपेंस प्रीपेड आपके पास दिए हुए हैं, सैलरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, जनरल एक्सपेंस के अंदर प्रीपेड है, ऑडिट फीस आपकी आज भी 2022 की अनपेड है, और ड्यूरिंग 2021 की आपने ऑडिट फीस पे करी है, मतलब ये 2021 में आउटस्टैंडिंग थी। मतलब एक हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे, जो आज की ऑडिट फीस है, अगर आप देखते हो ये 250, ये आज भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। और जो दो आपने जो 2021 की इस साल पे करी है, मतलब वो 2021 में आउटस्टैंडिंग थी, राइट।
अच्छा, क्लब के पास एक पुराना लीज और लैंड था, क्लब के पास एक पुराना लीज और लैंड था, क्लब के पास एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन के बाद इक्विपमेंट का बैलेंस 3600 था। तो भाई अगर आप चाहो तो छोटा सा इक्विपमेंट अकाउंट भी बना सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज वैसे ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। 2021 में क्लब ने एक बैंक लोन रेज करा था, आउटस्टैंडिंग आपके पास ये लोन था 2022 का, मतलब ये आज भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब लोन की रीपेमेंट हमने नहीं करी। और हमारे पास क्लोजिंग कैश गिवन है, जरा चेक करना भाई, 31 दिसंबर 2022 आपके पास क्लोजिंग डेट है, तो आपको क्लोजिंग कैश गिवन है, कहने का मतलब ओपनिंग कैश मिसिंग होगा, क्योंकि आपको रिसीव पेमेंट बनाने को बोला है। तो रिसीव पेमेंट बनाने का मुद्दा क्या है भाई, ओपनिंग कैश आपका मिसिंग, राइट। और आपको बाकी दोनों बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हम एक काम करते हैं भाई, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाना शुरू करोगे 31 दिसंबर 2022 का। ये बच्चा आपके पास डिटेल सोल्यूशन है रिसीव्स और पेमेंट का, प्लीज चेक कर लीजिएगा। आपके पास सबसे पहले तो भाई ये तो चलो लास्ट में बैलेंस आएगा, इसको हम अभी बाद में देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस मैंने क्या करा भाई, सब्सक्रिप्शन जैसे अब बच्चे कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ अकाउंट बनाते हैं, आई ऑलवेज प्रेफर मेकिंग अकाउंट्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पर बच्चा आपके लिए सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट तैयार कर दिया है। वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इन द डेबिट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इन द क्रेडिट साइड एज यू कैन सी इट। एडवांस ओपनिंग आपके पास आ गया 550 और एडवांस क्लोजिंग 370। दिस इज ऑल गिवन टू अस, मतलब ये हम लोग को कुछ करना नहीं है भाई, कहीं से निकालना नहीं, कुछ ढूंढना नहीं, कुछ नहीं है। इतना चिल्लड़ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, चिल्लड़ क्वेश्चन, एकदम आपको सब कुछ लिखा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे भाई अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये ऑब्वियसली ड्यू वाली होती है, इनकम एक्सपेंडिचर की गिवन है, तो ये बच्चा आपके पास ड्यू वाली आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपके पास बैलेंस आ जाएगा 8270, देख लीजिएगा 8270 आपके पास बैलेंस आ जाएगा। सेम गोज विद सैलरीज, सैलरीज का भी अगर आप देखोगे, मैंने एक सेकेंड वर्किंग नोट बनाया है, ये जो सैलरीज गिवन होती है ये आपकी ड्यू वाली होती है, देख लीजिएगा प्लीज। और आप जब यहां पे चेक करोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग सब आपको मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर देखोगे भाई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये ड्यू वाली आपको मेंशन की हुई है, तो आपके पास यहां पर पेड वाली आएगी। तो यहां पर पेड वाली निकालनी है। सी, सम पीपल लाइक टू यूज फॉर्मूलाज, आई डोंट माइंड, आपको जैसे अच्छा लगता कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर मेकिंग अकाउंट्स फॉर दिस, ठीक है, ये थोड़ा स्कोरिंग में अच्छा रहता है हमारे लिए। देन वी हैव जनरल एक्सपेंस, बहुत सिंपल पॉइंट है जनरल एक्सपेंस का। आपको ना यहाँ लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस में एक प्रीपेड था 150 का, तो ये प्रीपेड ऑब्वियसली ईयर एंड का होगा, है ना। तो आपको पता है बेटा, ओपनिंग प्रीपेड होता तो डेबिट साइड पर आता है, क्योंकि ओपनिंग प्रीपेड एसेट होता है, डेबिट साइड पर आएगा, अभी वो निल हो गया। क्लोजिंग प्रीपेड मेरे भाई इधर आ गया क्रेडिट साइड पे, और ये इनकम एक्सपेंडिचर ड्यू इसमें लिखा हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे गिवन है। तो यहां पर बच्चा ये क्या आएगा, कैश पेड। इसी तरीके से ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का सिंपल सा फंडा है, पुराने साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है, इस साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में है, तो ये आपने पे करा है। तो चलो ऑडिट फीस का अकाउंट, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग नहीं बनाते, तुम्हारी मर्जी यार, नहीं बनाना तभी चलेगा, बिकॉज ऑडिट फीस का ऐसे ही पता लग जाता है कि सर ये जो ओपनिंग है इसी को हमने इस साल पे करा है। तो इफ यू डोंट वांट टू मेक ऑडिट फीस अकाउंट चलेगा, बट आई टोल्ड यू, बेटर प्रेजेंटेशन बेटर मार्किंग, राइट, अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छे मार्क्स। अब यहां पर दोस्तों अगर आप चेक करोगे, तो मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट दिखा दिया, ये रहा आपका सैलरीज, मैंने सबके साथ वर्किंग नोट मेंशन करा है कि भाई ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अच्छा, बाकी आप देखोगे किसी में कोई खास इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। आप अगर देखते हो इनकम साइड पे, इसके अलावा मुझे एक एंट्रेंस फी गिवन थी, नो एडजस्टमेंट, एनुअल डिनर नो एडजस्टमेंट, स्पोर्ट्स मीट नो एडजस्टमेंट, ये एज इट इज रिसीप्ट में चला गया, ठीक है। फिर अगर आप देखते हो भाई, यहाँ पर सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डिनर एक्सपेंस, इंटरेस्ट इन बैंक चार्जेस, नो एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें मेरे भाई मैंने यहाँ पे दिखा दी, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट इन बैंक चार्जेस, ठीक है, ये एज इट इज दिखा दिया।
अब रहेगी बात डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे होता है, ऑब्वियस है। डेप्रीसिएशन हम लोग कभी भी रिसीव पेमेंट में नहीं दिखाते, ठीक है, इट्स अ नॉन कैश आइटम। बट अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, लिखा हुआ है वहाँ पर कि भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, जैसा कि आप जानते हैं एक बैलेंस होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग जब आप करते हो तो आपको डेप्रीसिएशन या कंज्यूम्ड का पता लग जाता है। तो ओपनिंग आपके पास 2600 है, परचेज आपको नहीं पता, क्लोजिंग आपको पता है, एंड देन यू हैव डेप्रीसिएशन। तो ये देखोगे बच्चा, आप सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 400 की डेप्रीसिएशन है। तो आप जब यहाँ पर 400 की डेप्रीसिएशन दिखाते हो, प्लीज परचेजेस बड़े आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। आप जब यहाँ पर देखते हो भाई, तो आपको बड़े प्यार से परचेजेस मिल जाती है 1400, राइट। तो परचेजेस का मतलब होता है कि आपने इतना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पैसा खर्चा करा हुआ है, यू हैव स्पेंड सो मच फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सो ये आपके लिए पेमेंट में चला जाएगा, एंड देन ये गिवन है। और ये सब करने के बाद आपके पास भाई ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर, ये निकालोगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। आप देखोगे मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, नंबर 1 पहले ये बनेगा, ठीक है। फिर नंबर 2 आप बना सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको गिवन थी पुराने साल की, सारी पिछले साल की इंफॉर्मेशन लेनी, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन थी, पिछले साल की ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग आपको गिवन थी, पिछले साल का बैंक लोन आपको नीचे सब में लिखा हुआ था कि 5000 का बैंक लोन था जो आज भी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का फ्री होल्ड लीज लैंड जो कि गिवन था, पिछले साल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और पिछले साल का कैश जो आपने अभी यहां से निकाला है, ये रहा, राइट। तो आपका कैपिटल फंड दोस्तों आता था 18,530। आंसर चेक कर लीजिए, एंड आई कैन अगेन फील द स्माइल्स ऑन योर फेसेस। यस सर, हमारा तो आंसर आ गया था 18,530, एंड देन हमने बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल फंड सरप्लस ऐड करो, सरप्लस क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग ऑडिट फीस, बैंक लोन सब डाला, 26,100 लायबिलिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो आपको 3600 ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, खाली प्रेजेंटेशन के लिए इसको दिखाना तो दिखा दो कि 2600 में से 400 की डेप्रीसिएशन कटी, 1400 का परचेज करा एंड ऑल दैट, ठीक है। फ्री होल्ड लीज आपके पास पुराना एसेट है, इसको कुछ नहीं करा, पुरानी जो आपके पास अपना सॉरी एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ईयर एंड की गिवन थी, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आपको जनरल इंश्योरेंस के साथ जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, और क्लोजिंग कैश आपको मेंशन था। दोस्तों आप देख लीजिए बड़े प्यार से आपको 26,100 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाती है। अगेन 10 नंबर पूरे, राइट। सो 26,100 इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। सारे बच्चे इसको चेक कर लीजिए, यू विल हैव द एग्जैक्ट सेम आंसर। ओके, आई होप द एनपीओ एंड पार्टनरशिप क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू गाइस। अब भाई एक इन्होंने तो ये बटा इस बार तो एकदम इश्क डाल दिया, इसको बोलते हैं ना भाई, आपका आईसीआई का बच्चों के साथ इश्क। सो आईसीआई के लिए भाई दिल बनता है इस क्वेश्चन के लिए, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो एक बिगनर 11th क्लास के क्वेश्चन जो बच्चे होते हैं उसके 11th क्लास की बुक से भी इजी क्वेश्चन, राइट। तो भाई ये आईसीआई के लिए हार्ड बनता है भाई, हार्ड फॉर आईसीआई सीरियसली। अभी यहाँ पर क्या भाई, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन, और आई होप अच्छा बहुत सारे लोगों ने इसको शायद अटेम्प्ट ही ना करा हो, सर ये भूल भाल गया कैश बुक एंड ऑल दैट, वी हैव नॉट प्रैक्टिस, बट मेक श्योर आई ऑलवेज टेल यू बट इन द क्लास दैट ये बेसिक चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने चाहिए, लॉटरी होती है, राइट। इन चैप्टर्स को हम लोग लॉटरी चैप्टर्स बोलते हैं, जर्नल लेजर कैश बुक और लॉटरी चैप्टर्स। ओके चलिए, फिर भी एक बार इसको सारे सोल्यूशंस कराने हैं तो एक बार मैं बताऊंगा आपको। तो भाई ये कैश बुक का सारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है, यू कैन सी द एग्जैक्ट सोल्यूशन फ्रंट ऑफ यू फॉर कैश बुक ट्रिपल कॉलम। ओके, डिस्काउंट कैश बैंक 3 कॉलम बनाएंगे, कैश इन हैंड 30,000, कैश इन बैंक 1,20,000। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे आपके पास कैश इन हैंड 30 और कैश इन बैंक 120, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है सारी की सारी, ठीक है जी। अगर आप इसको चेक करते हो, पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है 10,000 का,
सो आप इसमें नोटिस करोगे भाई 10,000 बैंक में चला गया और 10,000 कैश में से निकल, कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। सी मैंने साथ में लिख दिया है कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर हमने इशू करा चेक के साथ, 15,000 बेटा चेक से पेमेंट कर रहे हो, बाय फर्नीचर लिखकर पेमेंट आ गई बैंक से, बाय फर्नीचर लिखकर आपने पेमेंट आ गई बच्चा बैंक से, सिंपल सी पेमेंट है। आपने गुड्स परचेज करे 5,000 के, अगर आपने 5,000 के गुड्स परचेज करे तो 5,000 आपके पास आ गया बाय परचेजेस कैश के कॉलम में से। नेक्स्ट आपने कैश रिसीव करा मोहन से 9,800, डिस्काउंट अलाउ करा 200 रुपए का, तो बच्चा अब यहाँ पर सिंपल सी एंट्री कर सकते हो, 9,800 का कैश रिसीव करा और 200 आपने डाल दिया डिस्काउंट में, ठीक है। एंड आई होप सारे बच्चों को शायद पता होगा भाई कि डिस्काउंट कॉलम को हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर डिस्काउंट कॉलम इज नॉट टू बी बैलेंस्ड, ओके। नेक्स्ट अगर आप आगे देखते हो भाई कि कैश सेल्स करी 50,000 रुपीज़ की, तो बच्चा जो कैश सेल्स करी 50,000 रुपीज़ की वो आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपने लता को चेक से पे करा बेटा 14,500 का, डिस्काउंट रिसीव करा 500 का, तो 14,500 का भाई आपके पास लता को पेमेंट करा चेक से और डिस्काउंट रिसीव करा आपके पास 500 रुपए का, ओके। देन पेड इनटू बैंक अगेन कॉन्ट्रा एंट्री 5,000 भाई, पेड इनटू बैंक 5,000 इज योर कॉन्ट्रा एंट्री, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा 5,000 की आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई है। नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस 6,000, ड्रॉइंग्स आ गया भाई, ये ड्रॉइंग्स आ गया बच्चा आपके पास 6,000 रुपीज़ का, सारे बच्चे चेक कर लेना। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम गुप्ता अलाउड हिम डिस्काउंट, अभी मैंने मान लिया कि बेटा ये चेक हमने कैश में डाल दिया है। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसके लिए एक टर्म यूज करी होगी जो आपको क्लास 11th में कराई जाती है, चेक इन हैंड। हो सकता है कुछ लोगों ने इसकी एंट्री ना करी हो, तब भी राइट है, चिंता मत करना। मैंने क्या करा है, 24 तारीख को चेक आया, 26 को बैंक में जमा कराया, 24 तारीख को उसको मैंने कैश में डाल दिया और 26 को मैंने उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने अगर मान लो ये सोच के करा होगा कि भाई 24 तारीख को हम एंट्री ना करें, सीधा 26 तारीख को कर दे तब भी चलेगा, क्योंकि आप देखोगे कैश में पहले डेबिट हुआ फिर कैश में क्रेडिट हुआ, अपने आप ही 14,300 कैंसिल हो जाता है कैश में से, ठीक है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट 28 को आपने क्या करा, विड्रॉ करा कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, और 30 को आप रेंट पे कर रहे हो, तो आप देखोगे बच्चा 20,000 की कॉन्ट्रा एंट्री करी, राइट, और 8,000 का रेंट पे करा। और आई एम वेरी सॉरी, ये कैश के कॉलम का आंसर है बच्चा, एक सेकेंड भाई इसको ठीक कर देते हैं। 85,800 जो आंसर आता है भाई वो आता है बैंक के कॉलम का, और 89,800 वो कैश के कॉलम का आता है। मैंने शायद गलती से इसको लिख दिया है उस तरफ, और याद रखिएगा डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करते, 500 यहां पर 400 यहां पर, इसको हम एज इट इज लिख देते, वी डू नॉट बैलेंस द डिस्काउंट कॉलम, राइट। सो ये बच्चा हमारे पास सारा आंसर था कैश बुक का, आप देख सकते हो 89,800 फॉर कैश कॉलम, 85,800 फॉर बैंक कॉलम, simple contra entry का question, okay। Then again there was a very simple question of goodwill calculation, yes, goodwill calculation का बहुत simple question था। R और S पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 14 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली, आपको मेंशन किया हुआ है 31 मार्च को बेटा प्रॉफिट है आपके पास 6.5 लाख रुपए का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। आपको गुडविल एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना है और एक आपने सुपर प्रॉफिट से करना है, 6 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से। चलिए देखते हैं भाई, अब यहां पर आपने करना क्या था क्वेश्चन में। एक तो अगर आप कैपिटलाइजेशन से करते हो तो सपोज कर लीजिए मैंने फॉलो कर लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर कैपिटलाइजेशन ऑलवेज हैव टू पार्ट्स, दैट इज सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से कर रहे हो चलेगा। सबसे पहले भाई आप क्या करते हो, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, ये टोटल आपके पास आंसर आ गया। देन वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चा, दोनों की पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो तो वो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, दोनों का डिफरेंस निकाला गुडविल। सर बस यही था, अरे भाई यही था। आपको बोला फिफ्थ क्वेश्चन तो उन्होंने मतलब क्या इश डाला फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एक गुडविल। फिर अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आता है तो बच्चा अगर आप देखोगे इसमें एवरेज प्रॉफिट आपके पास 650,
नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सुपर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस और बाद में इन दोनों के डिफरेंस को 6 से मल्टीप्लाई करा 780। ये सब क्वेश्चंस तो मैंने वैसे कर दिए, मैं सीधा आपको आंसर भी बता सकता था, बट आई थॉट चलो करके दिखा देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये सब बच्चों के, अगर बच्चों ने अटेम्प्ट करा होगा इस क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसको गलत करा होगा, बिकॉज एक बच्चा जो सीए लेवल का एग्जाम दे रहा है ऑब्वियसली उसका 11th-12th में बेस अच्छा होगा, तो ऑब्वियस है बच्चा, ये सारे बच्चे आप कर आए होंगे, राइट। ओके, देन अगेन एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। अच्छा, ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देख के ना बहुत सारे लोग बोलते सर ये डिफिकल्ट था, आर यू क्रेजी, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दे कैन गिव। इसमें ना ट्रेडिंग बनाना ना पीएल बनाना, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, खाली छोटा सा पीएल में गलती था, ठीक है, और इसको ठीक करना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट आपको 1 अप्रैल 2021 का सारा मेंशन किया हुआ है, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, फर्नीचर, व्हीकल, ट्रेड, ये सारा देख लीजिए, सारा मेंशन आपके। आपको लिखा है कि नेट प्रॉफिट 670 था और उसमें हम ये चीजों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, ये चीजों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। किसका नहीं करा? इनका नहीं करा। तो पहले आपको पीएल बनाना है और इन सिर्फ दो आइटम को रेक्टिफाई करना है, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग कमीशन, बस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक रिवाइज पीएल बनाएंगे, नेट प्रॉफिट आ गया 670, प्रीपेड एक्सपेंस नॉर्मली हम लोग डेबिट साइड से लेस करते हैं, डेबिट से लेस मत करो, क्रेडिट साइड पर डाल दो, ठीक है, एक ही बात है, डेबिट से लेस मत करो, क्रेडिट साइड पर डाल दो। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे भाई क्रेडिट साइड पर आ गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन खर्चा होता है वो दिखा के आपका सही वाला नेट प्रॉफिट आ गया, बस, नो ट्रेडिंग, नथिंग, कुछ नहीं करना था इसमें। देन बैलेंस शीट, सीधा बैलेंस शीट, कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी, नेट प्रॉफिट में एडिशनल कैपिटल ऐड करनी है। सर एडिशनल कैपिटल, यस मेरे बच्चा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको सारी इंफॉर्मेशन मेंशन थी, 3 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग कमीशन और ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ये आपको लिखे हुए यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन में, पढ़ लीजिएगा, वो दिखा दिया। बैलेंस शीट टोटल आपके पास आता था 33,31,000, आई एम सॉरी, दैट इज 33,31,000, यस। तो अगर आप देखोगे फर्नीचर, फर्नीचर में सिर्फ डेप्रीसिएशन लेस करना था। सर डेप्रीसिएशन कहाँ थी? भाई मेरे डेप्रीसिएशन लिखी हुई है आपको, फर्नीचर को 10% और व्हीकल्स को 20% डेप्रीशिएट। तो ये आप देखोगे फर्नीचर के बैलेंस को डेप्रीशिएट करा, व्हीकल को जितना परचेज करा, परचेज करके उसकी डेप्रीसिएशन निकाली। अभी बच्चा बोलेगा सर परचेज कहाँ पे करा? अरे भाई सब मेंशन है, ध्यान से देखिएगा, 50,000 का व्हीकल परचेज करा हमने 31 मार्च को, राइट। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपके पास जो व्हीकल था, आपके पास पुराना बैलेंस कितना था? 275, तो 275 का व्हीकल था, 50 का और आया, तो आप देखोगे भाई मेरे पास व्हीकल हो गया 275 प्लस 50। बट जब आप देखोगे मैं डेप्रीसिएशन 20% कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ 275 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि 50 मैंने ईयर एंड पे परचेज करा है, साफ लिखा हुआ है 50 मैंने ईयर एंड पे परचेज करा है, तो डेप्रीसिएशन सिर्फ 275 पे लगेगी। डन। अच्छा, देन वी हैव इन्वेंट्रीज, देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन लेस कर दी, प्रोविजन मेंशन था, अरे भाई सब गिवन था यार, तो टेंशन लेते, 3% प्रोविजंस लेटर्स के ऊपर बनानी है, और बाकी कैश एट बैंक वाज गिवन। सो बच्चे आप देखिए, आपका बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए था 33,31,000। मतलब आप समझ लो कि उन्होंने पेपर में कितना मोहब्बत दिखा दिया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो तो बेचारे प्यार से बोल रहे हैं, बेटा अकाउंट्स के थ्रू अपनी सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले आ 90 अकाउंट्स में, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, आई होप बच्चों ये सारा जो पेपर है आपको अभी तक का क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के क्वेश्चन में भी भाई, मतलब जब मैंने पेपर देख रहा था, वो स्माइलिंग एंड जस्ट लुकिंग एट द पेपर अमेजिंगली, प्रो राटा तक नहीं था। तब नॉर्मली हम लोग क्लासेस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रो राटा के कराते हैं, और बच्चों बेचारे उस टाइम पे लंबी लंबी गालियां निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों कराया सर, क्यों इतना एक्स्ट्रा कराया? देखिए ध्यान से, प्रो राटा का क्वेश्चन,
PQR लिमिटेड 2 लाख शेयर्स 10 रुपए का ईच, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए आपके पास अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 as प्रीमियम। ठीक है, 4 रुपीज ऑन कॉल। सारे शेयर सब्सक्राइब करे, मनी जो था आपके पास शेयर्स पे वो सारा का सारा आ गया। सिर्फ एक बंदा था जे, जिसको 5,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करा और उसने ऑब्वियसली कॉल मनी भी नहीं पे करी। और मिस्टर के 10,000 शेयर्स, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। 15,000 शेयर फोरफिट हुए, बट इसमें से 10,000 शेयर रीइशू हुए। होल्ड ऑन, बट इसमें से सिर्फ सारे के सारे जे के हैं। कहने का मतलब जो 10,000 आपके रीइशू हुए ना, उसमें 5,000 जे के हैं और बाकी 5,000 के हैं। याद रखिए, ठीक है। मतलब के पूरे शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, के का पार्शियल रीइशू है। डिस्काउंट है 1 रुपीज का, मतलब 9 रुपए का शेयर रीइशू हुआ है। अब यहाँ मजे की बात खाली उन्होंने क्या डाली, बैलेंस शीट भी बना। मतलब चलो एंट्रीज तो हमने पास करनी है, बैलेंस शीट बना। ठीक है, 15 मार्क्स का चिल्लड़ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, भाई 2 लाख। मैंने बेटा यहाँ पर ES लिखा है, आपने ऑब्वियसली ऐसी एब्रीवेशन यूज नहीं करनी एग्जाम के अंदर। मैंने पहले भी कहा था, फिर बोलता हूँ, नो एब्रीवेशंस अलाउड। अभी मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू, आई एम नॉट गिविंग एग्जाम। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 2 लाख शेयर 3 रुपए के हिसाब से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 6 लाख रुपीज। अच्छा, अब अलॉटमेंट की सिंपल एंट्री, 2 लाख इंटू 5, 5 में 2 रुपए का प्रीमियम और बाकी 3 रुपए की अलॉटमेंट। ठीक है जी। देन मूविंग ऑन टू अलॉटमेंट के अंदर जो पैसा आ रहा है रिसीव्ड, उसमें 5,000 शेयर्स 5 रुपीज के हिसाब से सिंपल एरियर्स था। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में प्रोराटा नहीं तो पंगा नहीं, प्रोराटा है तो पंगा है, प्रोराटा है नहीं तो पंगा है ही नहीं इसमें क्वेश्चन में। तो सिंपल बेटा 5,000 शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना था, आ गया। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप देखोगे 2 लाख इंटू 4, दैट इज आपके पास आ गया 8 लाख। अब कॉल के अंदर क्या फंडा है भाई, देखो एक सिंपल सी बात है। कॉल जो है यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, आपको कितने बंदों की नहीं आई। देखिए प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, आपको लिखा क्या गया है कि आपके पास 10,000 शेयर्स के और 5,000 शेयर जे के, मतलब 15,000 लोगों की कॉल नहीं आई। तो 15,000 शेयर्स पे कॉल नहीं आई, दैट मीन 60,000 पे कॉल नहीं आई। राइट, 5 और 10, 15,000 पे कॉल का एरियर्स है। अब आती बारी आपके पास फोर फीचर की। जब आप फोर फीचर कर रहे हो तो आपकी एंट्री है 15,000 शेयर्स इंटू 10, 1.5 लाख का आपका शेयर कैपिटल। बट प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ओनली इन 5,000 शेयर्स। तो ये थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ओनली ऑन 5,000 शेयर्स, क्योंकि 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आया तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था। मतलब जे के शेयर्स पे प्रीमियम नहीं आया, के शेयर्स पे आ गया। तो जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, बस खाली इस पे ख्याल रखिएगा, 5,000 इंटू 2, दैट इज 10,000। राइट, अब अगर आप देखोगे भाई एरियस, एरियस दोनों का आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है यार। आपने एरियस को डेबिट करते हो 25 और 60, दैट इज एरियस कितना हो गया, 85,000। बाकी बैलेंस आप 75,000 शेयर फोरफिटेड का डाल सकते हो। अभी कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर रट्टा मत लगवाओ कि बैलेंस डाल दो, प्रूफ करो कैसे। मैंने वो नीचे प्रूफ करा, देखो भाई मैंने यहां पर नीचे आपको प्रूफ करके बताया कि भाई ये शेयर फोरफिटेड का बैलेंस आता कैसे है। देखो जे ने वहां पर अलॉटमेंट के बाद पैसा नहीं दिया, मतलब उसने एप्लीकेशन दिया। तो जे ने कितने पैसे दिए हुए, 5,000 शेयर्स पे 3 रुपीज। भाई जे ने कितने पैसे दिए हैं, 5,000 शेयर्स पे 3 रुपीज। राइट, के ने अगर आप देखोगे तो उसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे भाई तो एप्लीकेशन है वो 3 रुपए का है और अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम भी 3 रुपए का है। तो 6 रुपया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 6 रुपया उसने दिया हुआ है। तो 10,000 इंटू 6, बिकॉज आप लोगों को बताया हुआ भाई शेयर फोरफिटेड में कभी प्रीमियम नहीं आता। राइट, ओके। सो इस तरीके से ये थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन की शेयर फोरफिटेड कैसे आया, और ये वैसे भी आपको आगे चाहिए होगा जब आपको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद अगर आप देखते हो कि आपने सिर्फ शेयर रीइशू करे हैं, याद रखना 10,000 शेयर्स 9 रुपीज के हिसाब से रीइशू करे 90,000। राइट,
ऑब्वियसली 1 रुपए का डिस्काउंट पर ये 10,000 को सेग्रीगेट कर रहा हूं, इसमें 5,000 रुपीज जे का है और 5,000 के का है। एंड दोस्तों कैपिटल रिजर्व बच्चा आपको मैं फॉर्मूला क्लास में कराता था। पहले जे का अलग से निकालो। जे का जो आपका फोरफीटेड का शेयर है वो है 15,000। 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, अगर आप देखते हो, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, अगर आप देखते हो 5 और 5 है, माइनस ये जो आपका 10,000 है, इसमें जे का शेयर कितना है भाई 5। तो आप देखोगे जे का कैपिटल रिजर्व का पार्ट है 10,000, ए का 60,000 है, जैसे मैंने आपको ऊपर निकाल के बता दिया था, ये आप देख लीजिएगा प्लीज। 60,000 है, 60,000 में उसके रीशूट शेयर्स 5 है, फोरफीटेड 10 है, माइनस इसका शेयर है 5। तो आप देखोगे 25,000 इसका कैपिटल रिजर्व का पार्ट है, 10 और 25 कैपिटल रिजर्व, आंसर इज 35। राइट भाई? भाई 15 में से 10 नंबर तो इतने में आ गए आपके, याद रखना। बाकी आ गई थोड़ी सी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। तो बच्चा मेरे नोट्स टू अकाउंट्स उसने स्पेसिफिकली बनाने को बोला है, तो मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा, बिकॉज उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है। तो जो नोट्स टू अकाउंट्स है, ऑथराइज्ड इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, 10 रुपए के हिसाब से, ये तो चलो हमने एज अ फॉर्मेलिटी लिखनी है। बेसिकली जो सब्सक्राइब कॉल्ड अप है वो कैसे, 2 लाख शेयर में से 15,000 शेयर पहले फोरफीट हुए भाई, 10 फिर रीइशू हो गए। तो आज मार्केट में शेयर कितने हैं 195। 2 लाख में से 15 गए, फोरफीट हुए, फिर 10,000 फिर रीइशू हुए, मार्केट में शेयर कितने हैं 195, 10 रुपीज के हिसाब से 1950। राइट? इसमें आप शेयर फोरफीटेड को पहले ऐड करो। ऑब्वियसली सर ये बैलेंस कैसे निकाला आपने, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई ये बैलेंस कैसे निकाला शेयर फोरफीटेड का, बच्चा शेयर फोरफीटेड पहले मेरे पास 75,000 क्रेडिट था, फिर 10 डेबिट हुआ और 35 डेबिट हुआ, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जब मैंने लिया तो वो 30,000 आता है। ऐसे ही जब आप एरियर्स चेक करोगे तो एरियर्स में नील आ जाता है। ठीक है? तो 1980 आपके पास बैलेंस आ गया यहां पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सिंपल है। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कैपिटल रिजर्व 35,000 आ गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख से पहले क्रेडिट हुआ। ठीक है, ऊपर आप देख लेंगे 4 लाख से पहले आपका क्रेडिट हुआ थर्ड एंट्री में, उसके बाद 10,000 से फोर फीचर वाली एंट्री में डेबिट हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 390 डन। इसके बाद मेरे भाई आपने एक बैंक का अकाउंट मैंने बना लिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। बैंक जितना डेबिट और क्रेडिट हुआ, मतलब ऑब्वियसली इसमें बैंक क्रेडिट तो हुआ नहीं है, सारा डेबिट हुआ है, जितने बैंक डेबिट हुए मैंने सारे प्लस कर दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल और रीइश्यू का जो कैपिटल है, तो मेरा बैंक का टोटल ये आता है। अब ये 3 नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के बाद मेरे को बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। दैट इज शेयर कैपिटल मेरा नोट नंबर 1, दैट इज 1980, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, टोटल ऑफ लायबिलिटी 24,05,000 एंड टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू द बैंक अकाउंट। सो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चा, 24,05,000 रुपीज फॉर द बैलेंस शीट। राइट गाइस, आई होप जितने लोगों ने शेयर कैपिटल का ये क्वेश्चन ट्राई करा होगा, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके, फिर एक थ्योरी का क्वेश्चन था बच्चा, ये आपके पास क्लास नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है कि आप अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, मैं आपको याद कराता हूँ भाई। डेप्रीसिएशन के चैप्टर में मैं आपको लिखवाता था कि कौन कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है। तो ये क्लास नोट्स का बेटा सारा क्वेश्चन है, उसके कोई भी 5 एग्जाम्पल देने थे, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, कोई भी कॉस्ट जो एसेट को, वहां पर याद रखना डायरेक्टली, इसको कहते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस। एसेट को जब हम खरीदते हैं परचेज के टाइम पे हम कोई एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस पे करते हैं, वो सारे खर्चे। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देने थे। अगर आप क्लास नोट्स पढ़ोगे तो मैंने उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, 5 नहीं मैंने 7-8 एग्जाम्पल्स बताए थे कि क्या क्या चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। हम लोग टर्म करते थे कॉस्ट ऑफ एसेट, तो क्या क्या चीजें हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है और क्या क्या चीजें उसमें से माइनस करनी है। तो जो जो चीजें आपने ऐड करनी होती है उसके कोई भी 5 पॉइंट्स यहां पे डाल लेते। राइट गाइस? सो आई होप बच्चा आप लोगों के बाकी एग्जाम्स भी अच्छे गए होंगे। ठीक है,
and wish you all the best for the results, bacha. May God bless you. May God bless you guys. Thank you. Bye bye. God bless you.